नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल हम देश की होनहार पीढ़ी के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती पर कर रहे हैं और वो चुनौती है शिक्षा व्यवस्था की। और इससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि सीबीएसई के पोर्टल पर लगातार बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हो रहे हैं। सीबीएसई की ओर से यह जानकारी दी गई है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल खोलने के बाद लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं। सीबीएसई ने कहा है कि साइबर अटैक का ताजा मामला डिनायल ऑफ सर्विस हमले की कोशिश का है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 मिनट के अंदर पोर्टल पर 15 लाख हिट्स आ चुके हैं। सीबीआई का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा बार अनधिकृत फाइल्स एक्सेस करने की कोशिशें की गई है। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि दोपहर 3 बजे तक 16,000 बच्चों ने पुनर्मूल्यांकन या कॉपी देखने के लिए आवेदन दिए हुए हैं और पोर्टल फिलहाल चल रहा है। सीबीएसई ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी थी, लेकिन उसके बावजूद सीबीएसई के पोर्टल पर जो दोबारा खोला गया था गड़बड़ियां पाने के बाद, उस पर लगातार अटैक चल रहे हैं। अनमोल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, कुल मिलाकर सीबीएसई यह कहने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे हिट्स इस वेबसाइट पर करने की कोशिश हो रही है जिसके वजह से लोगों को वो एक्सेस ही ना हो सके, यानी हैंग हो जाए एक तरीके से वेबसाइट। क्या यह कोशिश मानकर सीबीएसई कह रही है या कुछ और भी करने की कोशिश है सीबीएसई की तरफ से? साहिल, जैसे आप जानते हैं कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर एक तरफ तो सियासत तेज है, वहीं आज सीबीएसई ने एक बड़े आरोप लगाए कि उनके जो पोर्टल पर है साइबर अटैक किए जा रहे हैं। उनका डिनाइल ऑफ सर्विस का एक बड़ा आरोप है कि 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख रिक्वेस्ट उनको 2 मिनट में भेजी जा रही है। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिक्वेस्ट भेजी जाती है ताकि जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाए। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई का एक बड़ा आरोप है और 1 लाख से ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, यानी कि डाटा ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है। वही सीबीएसई ने यह भी डाटा साझा किया कि अभी जो सीबीएसई का पोर्टल है वो 8,000 बच्चों को संभाल रहा है और 3 बजे तक 16,000 बच्चों ने सक्सेसफुली अपनी रीवैल्यूएशन ये तो सोशल मीडिया पर डाला है उन्होंने, लेकिन ये तो एंटीसिपेटेड था एक तरीके से कि जब रीवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोला जाएगा तो कई बच्चे उस पर जाएंगे, क्योंकि पहले से ही रीवैल्यूएशन को लेकर कई सारी शिकायतें हैं। तो इसके लिए एक तो सरकार तैयार थी क्या, सीबीएसई तैयार थी क्या, नंबर 1। नंबर 2, कौन अटैक कर रहा है? अगर वो कह रहे हैं कि साइबर अटैक हो रहे हैं तो कौन ये अटैक कर रहा है? सीबीएसई सूत्रों की माने तो अभी उनकी टीम इस समय साहिल लगी हुई है, जानने में लगी हुई है कौन जो लोग हैं जो सीबीएसई को ऐसी सर्विस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इतने सारा जो डेटा है उससे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अकेली सीबीएसई नहीं, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की टीम्स भी लगी हुई हैं। क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी मीटिंग ली थी, धर्मेंद्र प्रधान खुद उस मीटिंग में थे, दोनों आईआईटी से जो बड़े डायरेक्टर्स थे उनको बुलाया गया और कल सुबह से ही देखा जा रहा है कि अभी तक ये नहीं पता है कि आखिरकार ये साइबर अटैक कौन कर रहा है। इससे पहले एक छात्र ने इसी वेबसाइट पर जाकर यह पता करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इसे एक्सेस किया जा सकता है। जो बाकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो भी किस तरीके से गलत है, शायद इसलिए भी कई लोग इस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बड़ी चिंताजनक बात है कि आखिर जब देश के लाखों बच्चे परेशान हैं तो सीबीएसई के पोर्टल पर इतने बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हो रहे हैं और कौन कर रहा है, क्या करवा रहा है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। क्योंकि वैसे ही देश में परीक्षाओं की सुरक्षा को लेकर फिलहाल घमासान मचा हुआ है। पिछले महीने से देश में 2 परीक्षाओं को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल कॉलेजों में भर्ती की नीट परीक्षा के पेपर लीक का सवाल है और दूसरा सवाल सीबीएसई के 12वीं कक्षा की आंसर शीट्स में हुई मार्किंग की गड़बड़ी का है। नीट मामले में तो सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, सीबीआई जांच करा रही है। 21 जून को दोबारा परीक्षा भी तय हो चुकी है और खुद प्रधानमंत्री इस पूरे परीक्षा की जिम्मेदारी ले चुके हैं। अब 22 लाख से अधिक विद्यार्थी जो पिछले ही महीने परीक्षा को लेकर नतीजों का इंतजार कर रहे थे, वो फिर से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के ऊपर कितना तनाव है इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। खबर है कि नीट परीक्षा लीक होने की खबर सामने आने के बाद देश में करीब 5 से 6 विद्यार्थी अपनी जान दे चुके हैं। आज झारखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि कोडरमा से एक खबर आ रही थी कि वहां तिलैया थाने के चित्रगुप्त नगर में 16 साल की एक नीट परीक्षार्थी संजय प्रसाद की बेटी रुचि ने खुदकुशी कर ली। परिवार का कहना है कि खुदकुशी से ठीक पहले उनकी बेटी ऑनलाइन सैंपल टेस्ट दे रही थी। हालांकि पुलिस को मिली अर्जी में नीट परीक्षा का कोई भी जिक्र नहीं पाया गया है। फिर भी नीट परीक्षा और नीट पेपर लीक के बाद से देश में विद्यार्थियों, अभिभावकों से लेकर राजनीतिक दलों का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है।
छात्रों के संगठन, फिर वो एनएसयूआई हो या एबीवीपी हो, एनटीए के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एनटीए के दफ्तरों से लेकर शिक्षा मंत्री तक के खिलाफ तमाम प्रदर्शन किए जा चुके हैं। खुद राहुल गांधी ने बच्चों से बातें की है। लगातार सियासी दल नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ नीट पेपर लीक का अब नहीं रहा है। नीट पेपर लीक के भंडाफोड़ से सरकार निपट ही रही थी कि सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। सीबीएसई 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में इतने तरह की गड़बड़ियां सामने आई कि सीबीएसई को एक बार फिर रीइवैल्यूएशन चाहने वाले बच्चों के लिए दोबारा पोर्टल खोलना पड़ा, जिसकी खबर हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। हालांकि उसमें भी तमाम परेशानियां अभी भी जताई जा रही है। अब मांग उठ रही है कि दोबारा फिजिकली बच्चों की कॉपियां जांच कराई जाए, क्योंकि रीवैल्यूएशन की यह कंप्यूटर के जरिए रीवैल्यूएशन की पद्धति इस बार ही लागू की गई थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक सुनवाई चल रही है, बैठकें चल रही है, मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक न तो नीट के बच्चों को न्याय मिल पाया है और न ही सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले सिस्टम यानी ओएसएम के पीड़ित बच्चों को आखिरकार संसदीय समिति ने उन बच्चों से भी राय जानी है जिन्होंने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में तमाम खामियां पकड़ी हैं, और सरकार को उन खामियों पर गौर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए हमने देश के लोगों से इस विषय पर राय जानने की कोशिश की कि आखिरकार इन सभी मुद्दों पर देश के लोगों को क्या लगता है। सी वोटर ने 4 दिन पहले यानी 28 मई को देश के हर हिस्से में हर लिंग, जाति, क्षेत्र और उम्र के 1346 लोगों से बात की। उनसे कई सवाल पूछे, जरूरी सवाल पूछे और उनकी राय भी जानने की कोशिश की। वो राय हम आपके सामने रखेंगे और उसमें मिले जवाबों पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ और गेस्ट के साथ में हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई और नीट का मामला ये देश के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट है, फाउंडर डायरेक्टर सी वोटर के, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर शिखा दरबारी पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन की, वो इस चर्चा में शामिल होंगी। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, और डॉक्टर रणवीर सिंह पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी है सीबीएसई के, उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोगों की राय बड़ी दिलचस्प है इस पूरे मामले को लेकर। आपके पहला सवाल जो हमने उनसे पूछा था, वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यह पूछा था कि आपके परिवार और पहचान में कोई भी रद्द हुए नीट की परीक्षार्थी है या नहीं है। हां कहने वाले 45.1% लोग थे और कह रहे हैं कि बहुत हम नाराज हैं। हां, हमारे बच्चे उसमें शामिल थे, हमारे पहचान वालों के बच्चे शामिल थे, लेकिन थोड़े से नाराज हैं 7% लोग, यानी 50% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि हमारे पहचान के कोई ना कोई बच्चा उस परीक्षा में शामिल था और हम नाराज हैं। नाराज नहीं है कहने वाले 10, और हमारे बच्चे कोई पहचान के उसमें नहीं थे, पता नहीं है कहने वाले 28%, और नहीं कह सकते जो आम तो अमूमन होता है 9.9% लोग उसके बारे में कह रहे थे। दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि सीबीटी से क्या पेपर लीक रुक जाएगा। हां कहने वाले 41.7%, नहीं कहने वाले 32.3% और पता नहीं कहने वाले 26%। यानी अभी लोग कहते हैं कि कंप्यूटर से परीक्षा कराए जाने से पेपर लीक रुक जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी गड़बड़ियां निकली है। हां कहने वाले हालांकि ज्यादा है, नहीं कहने वाले भी 32.3% है। एनटीए को बंद करके पहले की तरह राज्यों को परीक्षा कराने देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पहले एनटीए इसीलिए बना था कि राज्यों में जो परीक्षाएं होती थी उसमें गड़बड़ियां भी होती थी और कंफ्यूजन भी काफी होता था एडमिशंस के लिए। हां कहने वाले आज की तारीख में एनटीए की इस पेपर लीक के बाद 60.6% लोग कहते हैं कि हां, अब एक बार फिर डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए पूरी तरीके से। नहीं कहने वाले 23%, पता नहीं 16.4%। और सबसे अहम सवाल कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी है। कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी कई सवाल पूछे गए थे, तो कोचिंग सेंटर्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या जरूरी है क्या कोचिंग सेंटर्स? तो जरूरी है कहने वाले 32.5% लोग कहते हैं कि हां जरूरी है। बुराई करने वाले हैं 11.9%, लेकिन चाहिए, लेकिन रेगुलेशन जरूरी है, ये कहने वाले 40.6%, और सब बंद कर दीजिए 9.3%, और पता नहीं कहने वाले 5.8% लोग हैं। कुल मिलाकर एक बात साफ होती है कि कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी लोगों को लगता है कि वो होने चाहिए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उन पर रेगुलेशन भी होना चाहिए। हमारे तमाम मेहमानों से शुरुआत में तो मैं एक अहम मुद्दे पर सबसे राय जानूंगा और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या राज्यों को दोबारा एनटीए बंद करा के
परीक्षा कराने का अधिकार देना चाहिए। 60.6% लोग कहते हैं कि हां यह अधिकार देना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड करने से ज्यादा दिक्कतें हो रही है। अजय आलोक जी, जल्दी से पहले आपकी प्रतिक्रिया, सभी से एक एक प्रतिक्रिया लेके फिर मैं आगे के रिजल्ट्स भी दिखा दूंगा, क्योंकि और भी कुछ सवाल है और उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे। अजय आलोक जी। देखिए साहिल जी, एनटीए लागू करने का सजेशन माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से ही आया था। इसके एवज में केंद्र सरकार ने 2019 में एनटीए की स्थापना की, 2020 से ये चल रहा है। कमोबेश अगर नीट 2026 को देख लें तो ये अभी तक 6 सालों में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। नीट एग्जाम 2026 एक पहला अपवाद हुआ, 2024 में भी हंगामा उड़ा था कि लीक हुआ है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 3 सेंटरों को रद्द किया जाए, बाकी एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया था। एनटीए की व्यवस्था इसलिए की गई थी, एक बार समझिए, कि पूरा देश में एक होमोजेनिटी आए और पूरे देश में एक तरह की मेरिट स्टैब्लिशमेंट, एक मिनिमम आंसरिंग स्कोर आए, और सेकेंडली कि हर वो व्यक्ति जिसको मार्क्स के बेसिस पे और एक एवरेज मार्किंग के सिस्टम के हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस में, होम्योपैथी में, क्योंकि इसमें सारे स्ट्रीम्स को एक साथ दिया गया था, सबको एक साथ एक ही मार्क्स के बेसिस पे आप उसको टैबुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक एंड स्टेटस कि आपको कहाँ पे क्या मिले। तो मुझे नहीं लगता है कि एनटीए डीरेगुलराइज करके राज्यों के पास भेज देना, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल प्रेशर पड़ता है। किसी एग्जाम्स के डेट कॉन्साइड करते हैं, कोई एग्जाम 2 महीने बाद होते हैं, कोई 1 महीना पहले होता है। तो तमाम तरह की इन सब चीजों को, विसंगतियों को देखते हुए एक एनटीए का फैसला था। अब एक एग्जाम के पेपर लीक हो जाने से यह मतलब नहीं है कि आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। जरूरत यह है कि उस सिस्टम को हम दुरुस्त करके, मजबूत करके कैसे आगे ले चलें कि भविष्य में ये गलती ना हो। और जैसे अगले साल से कंप्यूटराइज हो जाएगा, लोगों के मन में डर है, फिलहाल लगातार पेपर लीक की वजह से शायद लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए ही कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि आप कंप्यूटराइज सिस्टम लागू करिएगा जिससे पेपर लीक रुक जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि रीवैल्यूएशन में गड़बड़ियां हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे भी बेहतरी की जरूरत है। कंप्यूटराइज सिस्टम तो चाहिए लोगों को, कह रहे हैं कि 41.7% लोग कह रहे हैं कि हां जरूरी है पेपर लीक रोकने के लिए। देखिए, आप सीबीएसई और एनटीए दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। अभी जो सीबीएसई में हुई है, निश्चित तौर पे ये उनका प्रयोग था पहली बार कि हम लोग रिवैल्यूएशन और बाकी पेपर चेकिंग भी इस बार ऑनलाइन स्कैनिंग करके करेंगे, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारी की सारी आंसर शीट, मार्कशीट सबके साथ हम उपलब्ध करवा सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने मात्र सीबीएसई वालों ने 5 स्कूलों पे किया, 5 स्कूलों में बहुत सक्सेसफुल हुआ, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। इनकॉर्पोरेट करने के बाद रीवैल्यूएशन के समय अभी जो 19 घंटे का सर्वर डाउन हुआ है, वो इसलिए इनको करना पड़ा अपनी वेबसाइट शट, जो कि मुझे लगता है क्योंकि इनके वेबसाइट पे किसी ने हैक कर लिया था। तो निश्चित तौर पे एक सिक्योरिटी इशू है। मैं उन दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हूं। आलोक जी, मैं जरा रिफाइन कर देता हूं सवाल, मैं दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हूं। कहने की कोशिश यह है लोगों की कि पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि अभी देखिए सरकार की तरफ से कहा गया कि हम एयरफोर्स को लाएंगे, एयरफोर्स का इस्तेमाल करके हम पेपर्स पहुंचाएंगे ताकि लीक ना हो सके, आर्म फोर्सेस को लेके आएंगे। यानी कहीं ना कहीं पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम से एनटीए की परीक्षाएं नहीं ली जाती। तो आप कंप्यूटराइज सिस्टम करिए तो कम से कम खतरा टलेगा पेपर लीक का, यह कहने की कोशिश करें। आप इससे सहमत है क्या? निश्चित तौर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि कंप्यूटराइज सिस्टम लाने से न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बल्कि रैंडमाइजेशन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को एक ही आदमी सेट नहीं करता है। हम लोग भी जब एग्जाम देते थे, आप भी जब एग्जाम देते होंगे, तो हमारे यूनिवर्सिटी में पैटर्न होता था कि 5-6 टीचरों से क्वेश्चन पेपर लिया जाता था, और उसके बाद एक सब्जेक्ट के रैंडम क्वेश्चन, किसी से 10 क्वेश्चन इससे लिए, 20 क्वेश्चन उससे लिए, 30 क्वेश्चन इससे लिए, तो उसमें पेपर लीकिंग 100% रोकी जाती थी। हमारे टाइम में भी होता था, लेकिन मैनुअली होता था। अब यही काम अगर इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो डेफिनेटली पेपर लीक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। हमने आईटी जेई में तो कभी नहीं सुना पेपर लीक होते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन खुद अपना दिया कि रिटर्न एग्जाम होता है, सब कुछ होता है, यूपीएससी में तो पेपर लीक नहीं होता है। द रीजन बीइंग कि वो लोग इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। और 2-1.5 साल से 2025-24 से ही एनटीए इस मामले में काफी आगे बढ़ चुका है, और उसी विश्वास पे एनटीए ने कहा कि अगले साल से हम इसको बिल्कुल सीओपीडी कंप्यूटर मोड में करेंगे इस एग्जामिनेशन को। लेकिन क्या उसके लिए जरूरी तकनीक और जो कंपनियां होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम के लूपहोल्स भी किस तरीके से हो सकते हैं। कई छात्रों ने, भले एनटीए के मामले में नहीं लेकिन सीबीएसई के मामले में जरूर उसको उजागर भी किया हुआ है, तो इसके लिए उस पर भी ध्यान देना होगा। कई इंटरनेशनल एग्जाम्स अभी भी कंप्यूटराइज तरीके से होती है और कई सालों से हो रही है, लेकिन उसमें अब तक कोई गड़बड़ियां उस तरीके से नहीं देखी गई। लेकिन डॉक्टर दरबारी, आपने भी यह सर्वे देखा, पहला सवाल तो मेरा यह है कि क्या कारण है कि लोग बार बार यह कह रहे हैं कि अब वापस एक बार पुराने तरीके से 2019 के पहले
जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं अलग अलग ली जाती थी, वहां की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद सरकार ने इसलिए एनटीए लाई, यह कहते हुए कि भाई कोऑर्डिनेशन आसान पड़ेगा, किसी भी छात्र को देश में कहीं भी एडमिशन लेना है तो एक ही उसके पास मार्किंग सिस्टम होगा, इसीलिए एनटीए का इंट्रोडक्शन किया गया था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि दोबारा राज्यों को चले जाइए, क्या यह सॉल्यूशन है उसका? डॉक्टर दरबारी, शिखा जी से दोबारा संपर्क किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर रणवीर सिंह, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए सर, मैं एनटीए को स्ट्रेंथन किया जाए और एनटीए को बंद ना किया जाए और एनटीए को अपना काम करने दिया जाए। दूसरी बात यह कि एनटीए जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए, जो भी सेंटर बनाए, उनको देख के बनाए, जो ये बिल्कुल ही घरों में लोगों ने 100 कंप्यूटर लगा रखे हैं और उसमें से सेंटर चलते हैं, तो वहां पे ये सब परेशानियां पैदा हो सकती है। उन लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो एनटीए तो अच्छी बॉडी बनाई गई, अच्छी सोच से बनाई गई, और एनटीए को स्ट्रेंथन किया जाए, वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को डिस्करेज किया जाए, वहां पे रेगुलर स्टाफ पोस्ट किए जाए और वहां पे रिक्रूटमेंट हो और उस बॉडी को बहुत मजबूत बनाया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है और स्टेट को देना ठीक नहीं। ठीक है, यशवंत देशमुख, आपकी क्या राय है? क्या लोगों में क्यों डर है अभी भी एनटीए को लेकर? वैसे तो उनकी आसानी के लिए एनटीए बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को हर राज्य में जाकर परीक्षाएं देनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या ये इतना बड़ा सदमा है कि लोग कहते हैं कि पहले वाला ही ठीक था? और दूसरा, कंप्यूटराइज सिस्टम को लेकर भी अभी भी सिर्फ 41.1%, मतलब मैं अलग तरीके से उसे देख रहा हूं। क्या भारत के भीतर कंप्यूटराइज्ड एग्जाम्स पर अभी भी लोगों का भरोसा नहीं है? क्या अभी भी लोगों को लगता है कि वो सिस्टम उस तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे? 32.3% लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं, और पता नहीं कहने वाले भी 26% है उसमें। शायद मुझे लगता है कि ये तात्कालिक गुस्सा है, जिसके कारण आपको 33% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं करना, मतलब उनको बेसिकली भरोसा जिसे कहते हैं ना, ट्रस्टवर्दीनेस फैक्टर, ये तात्कालिक है। अदरवाइज अगर सामान्य रूप से अगर हम ये पूछते हैं सामान्य समय में, तो शायद इसमें 70% तक लोग हाँ में ही जवाब देते हैं इस बात के लिए। क्योंकि आज ही देखिए, आज आईआईटी जेईई का फाइनल नतीजा आया, इसके 2 राउंड पहले हो गए थे और फाइनल तीसरे वाले में नतीजा आया। कहीं पर आपको कहीं एक चूं भी सुनाई दिया किसी भी तरीके का? अभी अजय आलोक जी जैसे कह रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं। इतनी परीक्षाएं भारत में जो कंप्यूटर पे होती हैं, उसमें कहीं आज तक किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी आपको दिखाई नहीं दी जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर की जाती हैं। तो नीट वाला ही क्यों इसको इतना डेफर किया गया? इसको करना चाहिए। जब जेईई इतने बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, तो नीट भी किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अजय जी भी मुझसे सहमत होंगे। ट्रस्टवर्दीनेस जो नाम की चीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहिल, क्योंकि लाखों बच्चे जिस उम्मीद के साथ में, जितनी तैयारी, जितनी मेहनत करके इन परीक्षाओं में बैठते हैं, ऑलरेडी इस मुल्क में इतना बड़ा मिडिल क्लास है जो मेरिटोक्रेसी पे ही चलता है साहिल। उनके सामने उम्मीद और आशा केवल इस बात पे हमारे मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम की होती है, पढ़ाई करो, मेहनत करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये जो बच्चे मेहनत करते हैं, उसमें जब इस तरीके की चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आशाओं पे कुठाराघात होता है। हर बच्चा जो इस परीक्षा में बैठा, जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, और वो मानिए सपोज कीजिए इस बार कैंसिल हो गया और अगली बार में उसका सिलेक्शन नहीं होता है, वो बच्चा अंदर से इस बात में डर जाएगा कि ये पहली बार के रिजल्ट अगर गड़बड़ नहीं होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये चीजें एक अपने वैल्यू सिस्टम में मेरिटोक्रेसी को लेकर के जो उम्मीद होती है, उसको कम करती है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ये परीक्षाओं को लेकर भरोसे का मामला है, और ये तो हम लोग इलेक्शन में भी देखते हैं कि कई बार इसको और भी ज्यादा भरोसे का मामला है। उम्मीद है कि इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि इस पे जिस तरीके से वॉर फुटिंग पे काम करने की जरूरत है, भरोसे को वापस दिलाने के लिए, वो अर्जेंसी दिखाने की जिस तरीके की जरूरत है, मुझे उम्मीद है कि जो लोग डॉक्टर दरबारी, आपने ये, हमने 4 ही सवाल फिलहाल रखे हुए हैं, बाकी सवालों पर भी हम जाने वाले हैं, लेकिन जो सवाल फिलहाल आपके सामने हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जो एनटीए की सिस्टम है उसे बंद करके पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम पर चले जाइए। भले हमारे बच्चे 10 राज्यों में जाकर परीक्षाएं दे, लेकिन वही सिस्टम ठीक है, कम से कम पेपर लीक्स पर काबू पाने में आसानी हो जाएगी। लगता है कि उनको लगता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से इतनी बड़ी सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ये कहां तक ठीक है? क्योंकि अजय लोग भी कह रहे हैं कि भाई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिस्टम बेहतर करना बेटर है बजाय उसके बंद करने के। डॉक्टर दरबारी, आप ही से सवाल पूछें। मैं भी इस बात के लिए यही कहूंगी कि हाँ,
हाँ, तो मैं इसके लिए यही कहूंगी कि ये एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखिए जब एनटीए बनाया गया था वो एनटीए इसलिए बनाया गया था कि जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में सारी हम लोग एग्जाम कराते थे वो वहाँ पे लीक हो जाते थे और वहाँ पे हर तरह का जिसे कहते हैं ना कि कंप्रोमाइज्ड वो हो जाता था। तो एक एनटीए अगर हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और अगर आप यहाँ देखिए एनटीए की इस तरह से गलती नहीं है कि उसने जो है वो एग्जाम को कंडक्ट कराने में कहीं प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया था उसने लीक कर दिया। तो यहाँ पे एनटीए को क्या अकाउंटेबिलिटी करनी है कि जो आप जिसको भी आप पेपर सेटर बना रहे हैं उस पेपर सेटर की आप 360 डिग्री आप उसका वेरिफिकेशन करिए कि वो किसी भी चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए वो कंप्रोमाइज ना हो। अगर किसी की भी एक्सप्लॉइटेबल वीकनेसेस हैं, कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं सिस्टम में, तो हमें ये देखना है कि इस तरह की वीकनेसेस सिस्टम में ना रहें, हम एनटीए को स्ट्रेंथन करें, हम उसका एनक्रिप्शन पोर्शन लगाएं। अगर यहाँ पे देखिए कि कैसे वो लीक, लेकिन डॉक्टर दरबारी समस्या इस बात को लेकर है कि 2024 में किसी और तरीके से पेपर लीक हुआ था। 2024 में जब पेपर को लेकर जाया जा रहा था, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तब वो लीक हो गया था। इस बार ट्रांसपोर्ट के समय पे लीक नहीं हुआ है, इस बार पेपर सेटिंग के समय, ट्रांसलेशन के समय लीक किया गया है। कहीं ना कहीं हर बार क्या एनटीए की भूमिका ये दिखाई देती है कि दिक्कत आने के बाद वो सोचते हैं कि ये इसको ठीक करना है, पहले से उसका कोई सॉल्यूशन लेकर वो इस एग्जाम लेने के लिए आगे नहीं गए, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य उससे अटक जाता है। बिल्कुल, लाखों बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ है और हमें अपनी युवा पीढ़ी के साथ हम मजाक नहीं कर सकते हैं। वो हमारा भविष्य है, हमें उनको एक जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस देना है सिस्टम में, एक ट्रस्ट देना है सिस्टम में। पर एनटीए की जो वर्किंग है उसके लिए इवन पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि इट इज नॉट इन्फ्यूजिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस। जब उनका हमने पिछले जब 2024 में उनका पूरा एक एनालिसिस किया गया था। अब अकाउंटेबिलिटी तो एनटीए की है ही कि अगर आपको पता चल रहा है कि ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं, हम उसको स्ट्रेंथन क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी एक वीक पॉइंट आपका जो है वो हैक हो जाता है, कभी दूसरा वीक पॉइंट आपका हैक हो जाता है। तो ये तो पूरे एक एग्जामिनेशन सिस्टम की आपकी एक एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेरी अकाउंटेबल कि हम हर पॉइंट पे एक अच्छे से करें। पर यहाँ पे जो एक बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जो अपने पेपर सेटर को लिया, पेपर सेटर ही आपका जो है वो आपका कंप्रोमाइज हो गया। तो किसी भी सिस्टम में अब आप जब प्रिंटिंग प्रेस पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है 24 में हुआ था, तो 24 में हुआ था, अभी तक सीबीआई की चार्जशीट कहाँ है? अभी तक अगर 24 में हुआ था, 24 में भी तो कितने हजारों पेरेंट्स। कुल मिलाकर डॉक्टर दरबारी ये कहने की कोशिश कर रही है कि जब भी ऐसी घटनाएं हुई है उसमें अगर अकाउंटेबिलिटी ठीक से होती तो हो सकता है कि आगे ये मामले इस तरीके से नहीं होते। डॉक्टर आलोक इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जरा 4 सवाल और ले लेते हैं क्योंकि ये सीबीएसई से जुड़े सवाल है। डॉक्टर दरबारी और भी सवाल है, इस पर चर्चा करनी है हमें, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में। जरा आगे के सवाल भी देख लेते हैं। अब सीबीएसई से जुड़ा मामला, क्योंकि सिर्फ नीट का मामला नहीं है, सीबीएसई के लिए भी हमने ये पूछा था कि परिवार या पहचान में किसी ने विवादित मार्किंग वाली सीबीएसई परीक्षा दी थी क्या? हाँ, बहुत नाराज ये कहने वाले 40.2% लोग हैं। यानी किसी न किसी से जुड़े हुए घर से पहचान के लोगों में से किसी बच्चे ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा दी थी और वो भी बहुत नाराज है, 40.2%। हाँ, थोड़ा नाराज 6.6%। हाँ, नाराज नहीं है 15.3% और जानता नहीं कहने वाले 27.1%। नहीं कह सकते 10.8%। अगला सवाल सी वोटर के जरिए पूछा गया था कि सीबीएसई को रिजल्ट वापस लेकर दोबारा फिजिकली कॉपी चेक करनी चाहिए क्या? जिस तरीके से नीट पे री एग्जामिनेशन हो रहा है, क्या सीबीएसई को भी री इवैल्यूएशन के लिए अब दोबारा फिजिकली कॉपी चेक करना जरूरी है क्योंकि उनके सिस्टम में गड़बड़ी पाई गई है? हाँ कहने वाले 65.2% लोग ये कहते हैं कि हाँ फिजिकली चेक किया जाए। नहीं कहने वाले 14.5%, पता नहीं कहने वाले 20.3%। अगला सवाल यह था कि पिछले साल के मुकाबले सीबीएसई परीक्षा प्रबंधन सुधरा है या बिगड़ा है? थोड़ा सुधरा कहने वाले 18.2%, कुछ हद तक सुधरा कहने वाले 17.2% और कुछ नहीं बदला कहने वाले 28.1%, बिगड़ गया है 11.3%, बहुत ही बेकार हो गया है 20.2%, पता नहीं 4.9%। अगला सवाल यह था कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा तंत्र में बड़े सुधार की जरूरत है क्या? 70.6%, करीब 71% लोग कहते हैं कि तुरंत बड़े बदलाव की जरूरत है।
एक के बाद एक लगातार जिस तरीके से खुलासे सीबीएसई के रीवैल्यूएशन सिस्टम में, ओएसएम सिस्टम के लिए दिखाए गए हैं, उसके बाद 70% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि हां बड़े सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे 14.4, सब ठीक है कहने वाले भी 10.4 और पता नहीं कहने वाले 4.7% लोग इसमें दिखाई देते हैं। बड़े सवाल, बड़े तंत्र में सुधार की जरूरत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अजय आलोक जी, जिस तरीके से नीट एग्जाम में री एग्जाम कराई जा रही है, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये कंप्यूटराइज सिस्टम बाद में लागू करिएगा, फिलहाल तो आप फिजिकली आप उसको चेक कराइए, क्योंकि बड़ी हड़बड़ी में लागू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में पूछा था। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें आपको फिजिकली अब चेक करनी चाहिए। देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात कि आपका एक और प्रश्न था कि क्या आपको गुस्सा है आपका अगर किसी ने अटेंड किया है या नहीं अटेंड किया है। मेरे कुछ दोस्त के बच्चों ने 12 दिया था, यंगर फ्रेंड्स लेकर उनको रीअपियर करना पड़ रहा है। कोई डायरेक्ट नहीं है मेरा, लेकिन मुझे गुस्सा है कि ये फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि उनकी एंग्जाइटी लेवल मैं भी समझ रहा हूँ कि क्या है। उन किसी के मार्क्स 15 मार्क्स घटे हुए हैं, किसी का कोई कह रहा है मेरा 16 मार्क्स बढ़ जाएगा, कोई कह रहा है मेरा 18 मार्क्स बढ़ जाएगा। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं जा रहे हैं किसी कॉलेजेस में, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 60+ का आया, क्वालिफाई करके कोई ना कोई एंट्रेंस कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो 1 नंबर भी बहुत बड़ा मार्क्स होता है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर किसी का मार्क्स घट रहा है। हमारे टाइम में जब हम हमारा बोर्ड देते थे तो उस वक्त रीचेकिंग नहीं होती थी। अगर आपको याद होगा, हम लोग अप्लाई करते थे, सिर्फ रिवैल्यूएशन होता था, मार्क्स की रीटोटलिंग कर दी जाती थी। सीबीएसई ने ये ऑप्शन दिया पिछले 5 सालों में कि अब हम रीचेकिंग करवा सकते हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल में भी रीचेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई रिवैल्यूएशन में देता है, उसके सामने पेज बाय पेज खोल के उसके मार्क्स चेक कर लिए जाते हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है कि टीचर ने मुझे 4 ही नंबर दिए हैं, मुझे इस 10 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 8 आने चाहिए, देन ही इज एलिजिबल फॉर रीचेकिंग। फिर से टीचर ऑनलाइन ही रीचेक करेगा। ये प्रोविजन ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इस चीज का लोग एक्सरसाइज करें। मे बी ये फर्स्ट टाइम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फीचर नहीं पता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं रीचेकिंग दोबारा से पॉसिबल है ऑनलाइन आपके सामने। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ये टीचर टू टीचर अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बढ़ता है, जिसकी वजह से रीचेकिंग का अधिकार सब लोग मांगेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह पूछा गया था कि जिस तरीके से नीट एग्जाम को री एग्जामिनेशन किया जा रहा है, जब पता चला कि पेपर लीक हुआ, यहां पर भी जब आपको पता चल रहा है कि रीवैल्यूएशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, ठीक तरीके से उसको अपलोड नहीं किया गया है, जो कहा गया था उसको फॉलो नहीं किया गया, कुछ बच्चों ने दिखा दिया है कि भाई वहां के। तो अभी क्या आपको लगता है, जो लोग कह रहे हैं 70% से ज्यादा लोगों को लगता है कि फिजिकली आप चेक करिए, जो आपको लागू कर रहे हैं अगले साल लागू करिए? देखिए, जितनी मेरी सीमित जानकारी है अपने अपने सूत्रों के हिसाब से, 19 घंटे के लिए सीबीएसई का पोर्टल इसलिए बंद किया गया था क्योंकि हैकिंग हो गई थी। बहुत लोगों ने इसको एथिकल हैकिंग कहा कि लोग खुद घुस गए, निकाल लिया, पता कर लिया, हैकिंग कर दिया। हैकिंग किसी भी तरह की हो, एथिकल नहीं हो सकती है। पहली बात, ये हमारे सुरक्षा तंत्र, सीबीएसई की सुरक्षा तंत्र को भी चैलेंज करता है। जब आप नया ऐप लॉन्च कर रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई होगी। जब सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई तो हैक कैसे होगी? खैर, लेकिन हैकिंग बैंकों की भी होती है, तमाम सिक्योरिटी ऐप्स के बाद सिक्योरिटी सिस्टम्स की भी होती है, तो जरूरत है उसको समय समय पर मजबूत करने की। हैकिंग हो गई है, अब सीबीएसई फिजिकली वेरिफिकेशन दोबारा करेगी या ऑनलाइन रीचेकिंग दोबारा करेगी, यह निर्णय सीबीएसई का होगा। इसमें मैं कोई टिप्पणी अभी तुरंत नहीं कर सकता हूं, वो लोग अपने सिस्टम को देख के। लेकिन हाँ, ये मुझे कंफर्म मैं बोल रहा हूं, 19 घंटे के लिए होना चाहिए। डेफिनेटली वो आपको भी लगता है कि ये होना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। डॉक्टर दरबारी? बिल्कुल, मुझे लगता है, क्योंकि क्या हुआ ना इस बार जो सीबीएसई में, कि ऑल ऑफ अ सडन लास्ट मोमेंट पे दे डिसाइडेड कि हम ऑन स्क्रीन मार्किंग करेंगे, ओएसएम करेंगे। तो उसमें हमेशा क्या होता है कि आपने इतनी जल्दीबाजी में डिसीजन लिया कि हम 10 दिन बाद ही ओएसएम से करेंगे। कभी भी कोई नई चीज आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमेशा पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं। आप अपना टेक्नोलॉजिकली कि हमारा सिस्टम सही है या नहीं ये चेक करते हैं। ये सब कुछ चेक नहीं किया गया। और मैं खुद कुछ स्कूलों से जुड़ी हुई हूँ और मैं ये जानती हूँ कि टीचर्स ने ये शिकायत करी कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और हमें एकदम से कह दिया गया कि आप जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग कर दीजिए। और जिस वक्त वो मार्किंग कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा रेवलेशन है कि देयर आर
टीचर्स एंड देयर आर एक्सपर्ट्स जिन्होंने कहा कि देयर आर 36 मेजर फ्लॉज। आज जो बच्चे को टीवी पे अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे थे अपनी कॉपी, इसकी मेरी ये मार्क ही नहीं हो रही है, तो एक्चुअली टीचर्स की अगर आप सुनेंगे तो बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको मार्क करने की, पर वो मार्क ही नहीं हो रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो दे हैव पॉइंटेड आउट कि देयर आर 36 फ्लॉज इन द सिस्टम। और वो फ्लॉज क्यों हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने किसको ये टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर दिया करने के लिए। उस वेंडर को जो कि ब्लैक लिस्टेड था, आपने उस ब्लैक लिस्टेड वेंडर को जबरदस्त, मतलब उसके लिए आपने फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो होते हैं उन पे भी उसको नीचा कर दिया। कभी भी कोई जो ब्लैक लिस्ट हो जाता है उसको 1 साल तक वो कर ही नहीं सकता है, पर वो टेंडरिंग में जो गड़बड़ किया गया, जो सार्थक जीत के आज पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने उनको गिनाया गया था, 12वीं की कक्षा के छात्र ने वो सब दिखाया हुआ है। हाँ, उसी की बात है। अजय आलोक, आप जवाब दीजिए पहले। अजय आलोक कुछ जवाब देना चाह रहे हैं इसका। देखिए हैक नहीं, मैं बस मैडम को एक बात कहना चाहता हूं कि मैं वेरीफाइड सोर्सेज से बोल रहा हूं। पायलट प्रोजेक्ट हुआ था मैडम ओएसएम का, 5 स्कूलों में हुआ था और वो सक्सेसफुल 100% था। इसीलिए ओएसएम लेने का निर्णय टॉप सोर्सेज द्वारा किया गया था। देयर वाज अ पायलट प्रोजेक्ट एंड इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड वेरी वेल इन ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसा नहीं कि पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ। आपने ये मैं डिटेल में आपको नहीं जानता हूं। मैंने पायलट प्रोजेक्ट के बारे में आपने बोला किया है, ये हमारे ये बात हमारे आपके बीच के साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे पता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग ये बात नहीं मिली। ये बात मेरे आपके व्यक्तिगत बहस की बात नहीं है। मैं उस पायलट प्रोजेक्ट के बारे में आपको अपडेट कर रहा हूं कि 5 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, उसके बाद ओएसएम उन्होंने लिया था। जहां तक रही बात प्राइवेट टेंडर सीबीएसई के बोर्ड की मीटिंग में भी ये सुझाव दिया गया था कि पायलट प्रोजेक्ट पहले रीजनल बेसिस पे लागू किया जाए। अजय आलोक जी, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग सीबीएसई बोर्ड के जो रिपोर्ट किए गए थे उसमें भी ये कहा गया था 7 फरवरी को इसकी घोषणा की जाती है। टाइमलाइन भी बड़ी दिलचस्प है उसमें, यशवंत जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन 7 फरवरी को इसकी घोषणा की जाती है कि हम ओएसएम सिस्टम लागू कर रहे हैं। 13 फरवरी को जो मेरे पास है उसके बाद सीबीएसई नेशन वाइड वेबिनार ऑर्गेनाइज करती है ओएसएम के लिए। 15 फरवरी को सीबीएसई ने ट्रेनिंग पोर्टल खोला और उसके बाद कहा गया कि पिछले साल की आंसर शीट के आधार पर आप इसकी जांच करें। 7 मार्च को एक्चुअल री इवैल्यूएशन शुरू हो गया ओएसएम के अंडर, और 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 3 लाख टीचर्स ने किया है, जबकि पता चल रहा है कि सिर्फ 77,000 जो इवैल्यूएटर्स हैं उन्होंने सिर्फ उसका ट्रेनिंग लिया था। यह भी बात कहीं ना कहीं यहां पर नजर आती है। लेकिन पहले आगे के सवाल भी रख देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी फिक्स की बात की जा रही है और लोग इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प है। यशवंत जी, उसके बाद ही मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सवाल यह पूछा गया सी वोटर की तरफ से कि भारत में प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की शुचिता पर क्या आपको भरोसा रह गया है? सिर्फ बहुत भरोसा कहने वाले 20.8, कुछ हद तक 19.8, ज्यादा भरोसा नहीं बचा है 29.4%, बिल्कुल भरोसा नहीं है 23.2% लोग कह रहे हैं, यानी 40% के आसपास से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि इन परीक्षाओं पर, प्रतियोगी परीक्षाओं पर हमारा भरोसा नहीं है। अगला सवाल, यह बहुत अहम सवाल है, मौजूदा नाकामी के लिए आप कौन जिम्मेदार मानते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया था कि बोर्ड या एनटीए, यानी सीबीएसई बोर्ड जिम्मेदार या एनटीए जिम्मेदार है। 27.2% लोग कहते हैं बोर्ड या एनटीए जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार मानने वाले 33.6% लोग हैं। उनका लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने वादा किया था कि इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होगी, वो जिम्मेदार है ये चीजों के लिए। मंत्रालयों के अफसर यानी ब्यूरोक्रेसी, 8% लोग इसको मानते हैं, और इनमें सभी लोग जिम्मेदार हैं, ब्यूरोक्रेसी, मंत्री, एनटीए, सीबीएसई बोर्ड 20.8%, पता नहीं कहने वाले भी 10.5% लोग हैं। और अहम सवाल, नीट 2026 पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार आप मानते हैं? जब लोगों को पूछा गया, 45.6% लोग शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार मानते हैं कि एनटीए की पेपर लीक के लिए जिम्मेदारी फिक्स करनी है तो वो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। एनटीए की जिम्मेदारी 12.1%, कोचिंग नेटवर्क, क्योंकि कोचिंग क्लासेस पर भी सवाल उठाए गए थे, जो ट्रांसलेटर्स थे वो कोचिंग क्लास से जुड़े हुए थे, कोचिंग नेटवर्क 5.8%, भ्रष्ट माता पिता 4.5%, और ये सभी लोग माता पिता का प्रेशर, कोचिंग क्लासेस, धर्मेंद्र प्रधान या बाकी ब्यूरोक्रेसी, एनटीए, सारे लोग पकड़कर 24.1%, पता नहीं कहने वाले 7.8%। और अहम सवाल जो आखिर में पूछा गया था, शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा है
कि लाखों विद्यार्थियों से सरकार न्याय कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने वाले 51.7% लोग ये कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है कि हम पर न्याय किया जा रहा है। भरोसा घट रहा है 22.7%। शंका के साथ भरोसा है 6.1%। पूरा भरोसा करने वाले भी 16.3% है और नहीं कहने वाले 3.2%। यानी अगर आप कैलकुलेट करें तो 80% लोग ये मानते हैं कि न्याय हो रहा है, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और पैनल के सामने यह रखने के पहले क्यों ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में मीडिया को कुछ इंटरव्यूज दिए हुए हैं, पिछले साल भी इंटरव्यूज दिए थे। दोनों इंटरव्यूज आप देख लीजिएगा, दोनों रिएक्शंस हम चलाएंगे, उसके बाद मैं ये सवाल आगे बढ़ाऊंगा। जरा देख लेते हैं कि पिछले साल क्या कहा था और इस साल क्या कह रहे हैं। अव्यवस्था है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। उसको शून्य तक ले पहुंचाना ये हमारी दायित्व बनती है। ये आपका कमिटमेंट है? बिल्कुल, ये कमिटमेंट बिल्कुल, यह सरकार भाग ही नहीं सकता। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस पेपर कंप्रोमाइज को हम खत्म करके रहेंगे। इस बार नीट हमको एक अवसर दिया है एंड टू एंड उसको और सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए। हम पूरा सरकार के सभी घटक उस काम पे लगे। अजय आलोक, 2025, 2026 वादा किया गया था 2025 में, 2026 में दोबारा वादा किया जा रहा है, इसीलिए भरोसा घट रहा है। ये वादा की बात नहीं है साहिल, अगर आप देखिए तो इंटेंट है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप इंटेंट देखिए, इंटेंट है कि नहीं करने का। इंटेंट तो लगातार रहा है। इसी शिक्षा मंत्री ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी, इसी शिक्षा मंत्री के रहते हुए हमारे एम्स डबल हुए, इसी शिक्षा मंत्री के रहते हुए हमारे आईआईटी डबल हुए, इसी शिक्षा मंत्री के रहते हुए हमारे मेडिकल सीट्स बढ़ रही है, हमारी यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, हमारे टेक्निकल कॉलेजेस के एडवांसमेंट बढ़ रहे हैं। तमाम एक चीज हो जाए, अगर आप इसको कंप्लीटली आज देखिए, आप लोग सबको यहाँ बैठे पढ़े लिखे लोग हैं। एनटीए का पेपर लीक का मेन रीजन क्या था? इट वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट। जो पेपर सेट कर रहा था वो पेपर बता रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट ऑफ होम? एनटीए, विच इज अंडर शिक्षा मंत्री, तो नेचुरल शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होंगे। आज सीबीएसई में हुआ है, व्हाट इज दिस? इज टेक्निकल फॉल्ट। टेक्निकल फॉल्ट ऑफ होम? पूरी की पूरी उनकी आईटी टीम। लेकिन सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय के अंडर में तो नेचुरल शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होंगे। लेकिन इससे पूरे शिक्षा मंत्री को डेमोनाइज कर देना, उनको एक वेपन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेपन बना के कि सारा शिक्षा मंत्रालय इन्होंने ही भट्टा बैठा दिया, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, उन कामों की भी गिनती कीजिए। आज अगर प्रूफ आईआईटी जेईई हो रहा है बिल्कुल 100% इलेक्ट्रॉनिकली और एक भी शिकायत नहीं है, तो इसमें शिक्षा मंत्री की तारीफ नहीं करेंगे। 90% एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट हो रहा है, तो उसमें शिक्षा मंत्री की जो चीज अच्छे से हो जाए इस देश में उसकी चर्चा कभी नहीं होती है, ये भी सच्चाई है। और जिस चीज में नुक्स निकल गया उस चीज पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है, ये भी सच्चाई है। क्योंकि ताली आपकी नहीं, लेकिन गाली सारी आपकी। लेकिन खामियों पर जनता और देश की राय क्या है, अभिभावकों की राय क्या है, छात्रों की राय क्या है, वही लेकर तो हम आपके सामने आएंगे ना। क्योंकि इससे भी लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं भी गुस्सा हूं और इसी राय पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस राय से सहमत है या नहीं है। आप 100% भाई, आप 100% सही हैं। मैं इस राय से सहमत हूं क्योंकि मैं भी गुस्सा हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसकी जिम्मेदारी मैं शिक्षा मंत्री पे डाल दूं। क्योंकि 25 में भी वो कह रहे हैं कि अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को शून्य तक लाना है। तो हाथ में कोई जादू का डंडा नहीं ना घुमा दिया ऊपर से नीचे अव्यवस्था शून्य हो जाएगी। यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। पिछले बार संजीव मुखिया था बिहार में, खान मॉडल आया, उसके बाद रंजीत मॉडल आया, पता नहीं कितने कितने मॉडल इस देश में चोरी के। अजय आलोक तो गिना रहे हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, राजस्थान में शिक्षा मंत्री ने क्या क्या बदलाव किए हुए हैं। स्वाति चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपके सर्वे में यह साफ नजर आता है कि एक ही पूरी सिस्टम को जिम्मेदार तो मानते हैं कई लोग, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो नीट पेपर लीक का मामला हो या सीबीएसई के री इवैल्यूएशन में जो गड़बड़ियां पाई गई है उसका मामला हो। और मैंने दोनों रिएक्शंस भी दिखाई। 2025 में भी यही सवाल पूछा गया था, 2026 में यही सवाल दोहराया गया था। 2025 के वादे के बावजूद जब होता है तब शायद इस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। साहिल, इसमें से दो चीजें जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजय भाई ने अपनी ओर से भी खुद बोला इस बात को कि वो उस बच्चों का, उनके परिवार के सदस्यों का या उनके जो माता पिता उनका दर्द वो भी समझते हैं। कौन होगा जो बच्चों के साथ में अगर कुछ अन्याय हो, गलत हो, उससे देश का कौन सा ऐसा नागरिक होगा जो गुस्सा या नाराज नहीं होगा। सीधी सी बात है। और मैं अजय जी की इस बात से भी सहमत हूं कि नाराजगी है तो कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट होगी ना।
जो कैप्टन होगा टीम का उसके ऊपर जाएगी। तो अगर प्रधान जी अगर उस मंत्रालय को लीड कर रहे हैं तो वहां जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है। मुख्य बात क्या है कि नाराज होना अपनी जगह पे है, लेकिन इसको जिस वॉर फुटिंग पे सुलझाया जाना चाहिए अब, वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि लोगों की उम्मीद कम होना या भरोसा कम होना, ये बहुत बड़े खतरे। लेकिन इससे पहले जिम्मेदारी फिक्स कराने की भी बात की गई थी। तो स्वाति चतुर्वेदी, लोग जो समझ रहे हैं, जो सी वोटर के सर्वे में निकल कर आ रहा है, उसमें तो लोग ये समझ रहे हैं कि दो तीन चीजें बड़ी इस पर निकल कर आती है। एक तो वो कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, और स्वाति जी अभी उनका भी एक रिएक्शन मुझे लेना है। यशवंत जी आपकी बात करना है। आपने जैसे बोला था ना कि जिन बच्चों का नीट क्वालिफाई हो गया, सॉरी जेईई क्लियर हो गया, उनको उतना नहीं है। ऐसा मेरे संज्ञान में कई सारे केस का आया सोशल मीडिया में, उसमें जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है जेईई में, लेकिन सीबीएसई के जो मिनिमम रहता है मार्क्स, स्वाति चतुर्वेदी, तो ऐसे लोग समझते हैं, जो सी वोटर के सर्वे में साफ शब्दों में लोग समझते हैं कि जो भी गड़बड़ियां हुई है उसकी जिम्मेदारी अगर फिक्स करनी है तो वो शिक्षा मंत्री पर फिक्स होगी। बिल्कुल साहिल, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। मुझे बताइए कि अगर इतना बड़ा हमारे पूरे फ्यूचर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, मजाक बना दिया गया है, मतलब मैंने कुछ आंकड़े देखे जो मुझे दुखी कर रहे हैं कि पिछले दशक में 65% रेट ऑफ सुसाइड 15 से 20 साल की उम्र के बच्चों में बढ़ गया है। ये कोचिंग सेंटर्स का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, और कोई फ्यूचर नहीं है, इसका प्रेशर है। धर्मेंद्र प्रधान कब तक अपना जिम्मेदारी डक करते रहेंगे? अगर गलती हुई है, कहीं हुई है, तो सीबीएसई चेयरमैन हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, हमको देखना पड़ेगा। वी नीड टू शो प्रूफ कि कोई अकाउंटेबल है, किसी का सर उसके धड़ से अलग हुआ है, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ देश नहीं झेलेगा। कहीं ना कहीं लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारी फिक्स करिए। फिलहाल इस सिस्टम से लोगों का भरोसा उठा हुआ है, जो भी कारण है उसे कैसे फिक्स किया जाता है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी।